हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय, जिसमें हमने महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ लिया है। अब हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो यहाँ पे हमें ये देखना है प्रश्नों में कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। ये पहला प्रश्न दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं वो हमें पता है कि नहीं है? तो हम सबके लिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने एक ही होंगे। जैसे जनवरी हो गया, और कौन सा आएगा, जून हो गया और जुलाई हो गया, और तो कोई मंथ आने वाला है नहीं जी से। तो यहां पर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको? आप चाहे तो कॉपी पेन ले लीजिए और लिखिए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो इसमें लिखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह परिभाषित है, या कह सकते हैं सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। तो जो चीज सुपरिभाषित होगी, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि जो सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय होगा, और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो क्या हम सबके लिए जो लेखकों का संग्रह होगा कि सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली कौन है, तो सबके लिए अलग अलग होगा। किसी व्यक्ति के लिए कोई प्रतिभाशाली हो भी सकता है और किसी के लिए नहीं। तो इस प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही चीज नहीं होगी, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात कि समुच्चय भी नहीं होगा। तो यहाँ लिखोगे क्या? यहाँ यही लिखोगे कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग भी हो सकता है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको लिखना भी है। दूसरा आता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह हम करना चाहें 11 बल्लेबाजों का, तो हो सकता है ये भी सबके लिए अलग अलग हो, या हो सकता है कभी एक समय पर जो बल्लेबाज हो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो और किसी समय पर नहीं कर रहा हो। तो प्रत्येक समय जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की संग्रह है वो अलग अलग होगी, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी समुच्चय नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, तब यह समुच्चय नहीं होगा। अगला आता है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हमारी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह आप देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, तो अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है, तो समुच्चय होगा। अगला आता है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो जब हम 100 से कम की बात करेंगे तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो इनका अगर संग्रह बनाना चाहोगे तो 1 2 3 4, कहां तक? 100 से कम तक। 100 से कम क्या होगा? 98 और 99। तो इस प्रकार से हमने देखा ये भी सुपरिभाषित है। जैसे हमने कहा कि सभी बच्चे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखें, तो सभी लोग यही लिखेंगे, तो सबके लिए एक ही है, अर्थात ये परिभाषित है, तो ये भी समुच्चय होगा। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी लेखक
जो प्रेमचंद हैं उनके द्वारा जितनी भी लिखी गई उपन्यास है उन सबका संग्रह एक समुच्चय होगा, क्योंकि ये परिभाषित है, सबके लिए एक ही बात होगी। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह ये भी सुपरिभाषित है, जितने प्रश्न होंगे उतने ही रहेंगे, सबके लिए उतने ही प्रश्न आएंगे, किसी के लिए अलग प्रश्न नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह अर्थात एक समुच्चय होगा। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को किसी बड़े जानवर से भी डर नहीं लगता है और किसी किसी व्यक्ति छोटे से जानवर से भी डर लगता है। जैसे अगर हम कहें कि आप ही बताइए कि 10 सबसे खतरनाक जानवर क्या है, तो हो सकता है जिन जानवरों का आप नाम बताएं उनसे कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे डर ही न लगता हो। जैसे बहुत से लोगों को कॉकरोच से डर लगता है और बहुत से लोगों को नहीं लगता है, बहुत से लोगों को चींटी से भी डर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबके लिए अलग अलग होगा, अर्थात ये सुपरिभाषित नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, अर्थात ये समुच्चय नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का समुच्चय है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक, यहाँ भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह ये नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं है समुच्चय। आज की कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये है, समुच्चय है। अच्छे से जैसा मैंने आपको बताया उसे लिख लिए। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये भी है। जिस प्रकार से हमने समझाया है उसी प्रकार से लिखना है, बस आपको मजा रहेंगे। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह ये भी है समुच्चय। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह ये भी समुच्चय है, और ये खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं। तो जिस प्रकार से हमने आपको समझाया कि यहाँ पे हमें औचित्य भी बताना है कि क्यों ये समुच्चय है और क्यों नहीं है, तो उस वजह से आप लिखेंगे उसको अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि मान लीजिए ए बराबर, यहाँ हमें एक समुच्चय दिया गया है, ए समुच्चय दिया गया। जैसा कि आप लोग को पीछे लेक्चर में बताया गया कि हम लोग कोई समुच्चय होता है तो उसे कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, उसको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, प्रत्येक अवयव के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रकार से हमें यहाँ एक समुच्चय दिया गया है ए, जिसके अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक, ये इसके अवयव हो गए। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट अथवा एलिमेंट नॉट, मतलब कि अवयव है अवयव नहीं है, भरिए। तो चलो देखते हैं कि 5 एक अवयव है, हाँ बिल्कुल यहाँ 5 हमें दिख रहा है इसलिए अवयव है। तो यहाँ हम लोग ये प्रतीक बनाएंगे कि 5 अवयव है ए का। ठीक, 8 अवयव है ए का, नहीं है, इसलिए यहाँ हम लोग प्रतीक बनाएंगे नहीं। ठीक, 0 अवयव है नहीं है, तो यहाँ नहीं है। 4 अवयव है, ठीक, 2 अवयव है, 10 अवयव नहीं है ए का। इस प्रकार से हमने देखा कि जो अवयव है उसमें अवयव है अर्थात एलिमेंट का चिन्ह बनाया हमने, जिसमें नहीं थे जो अक्षर उसको हमने एलिमेंट नॉट बनाया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है ए एक्स सच दैट एक्स। हमने बताया था इसको क्या पढ़ते हैं कि एक्स इस प्रकार है, इसको क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और जो x है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो पीछे नियम में बता चुके किस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग को मैं बताते हैं क्या होगा। अब -3 से बड़ा क्या है, 2 है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पहला क्वेश्चन है उसको हमने रोस्टर रूप में लिख दिया।
तो यहाँ पे हमें रोस्टर रूप में लिखना पीछे सीख चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह कहा गया है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब दूसरे में क्या कहा गया है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम। अब प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 और 6 से कम कह रहा है तो कितना हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, ठीक, 6 से कम। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है x इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब 2 अंकों की संख्या देखनी है जिसके अंकों का योग 8 है। तो संख्या क्या हो सकती है? 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों का योग 8 है। 1 और 7 मतलब कि 17, ठीक। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा इनके अंकों का योग, तो 17 हो गया। फिर 28, 1 सेकंड, 28 नहीं 26, ठीक, क्योंकि 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। फिर हम लोग क्या हो जाएगा? 8 लाना है, 3 और 5 मतलब कि 35, फिर 44, फिर 53 और हो जाएगा हम लोग का 62 और 71, 8 और 0 मतलब कि 80। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 2 अंकों की संख्या हमने ली है, 2 अंकों की संख्या ली है, उसमें 1 और 7 मतलब 17, 26, इनकी जब अंकों को जोड़ते हैं 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 8। तो यही हमारे प्रश्न में कहा गया था कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, तो इनके अंकों का योग 8 आएगा। अगला है एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब यहाँ अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाना जो 60 का भाजक हो, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक। 2 से कट जाएगा और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। देख यहाँ पे 60 जो है वो 2 से कट जाएगा और 2 उसके साथ साथ अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, इसका भाजक भी और अभाज्य संख्या। 3 भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 4 तो होना नहीं है, 5 हो जाएगा, 5 भी अपना एक अभाज्य संख्या है। 6 नहीं होगा, 7 नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से 2, 3 और 5 ही हमारे पास हो जाएंगे। ये हो गया। अगला आता है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको भी हमें रोस्टर विधि में लिखना है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग? अब देखो T, ठीक, R, I, G, O, N, M, E। अब देखो फिर से टी आ गया। तो अगर एक बार हम टी लिख चुके हैं, जो हम लोग का रोस्टर में दिया है, और इसमें एक बार टी को लिख चुके, दोबारा हमें टी को नहीं लिखना है। आर लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखे, उसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से बन जाएगा हम लोग का रोस्टर विधि में। तो कुल मिला के देखा हमने कि किसी को दोबारा नहीं बनाना, उसी प्रकार से इसको बना लेते हैं। इस समुच्चय को क्या बी आ जाएगा, कॉमा ई, टी 2 बार आए तो एक ही बार लेंगे हम लोग, ठीक। और फिर ई आएगा तो उसको भी नहीं लेना है, और आर। तो इस प्रकार से हम लोग रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा तो हो गया, चौथा देखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब समुच्चय निर्माण और किस विधि में दिया गया? ये रोस्टर विधि में दिया गया है। तो हमसे कहा गया समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब चाहे इसको समुच्चय निर्माण रूप कहें या गुण विधि कहें, बात एक ही है। यहाँ पे हमें ये दिया गया रोस्टर रूप में, इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये बात समझाई आप लोगों को, क्या होता है रोस्टर विधि और क्या होता है समुच्चय निर्माण या फिर गुण विधि। चलिए देखते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं।
दिया गया 3, 6, 9, 12। तो सबसे पहली चीज तो नहीं जानते प्राकृतिक संख्या है, क्या लिखेंगे x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। और क्या गुण दिख रहा है इसमें, ये 15 से छोटा है, 3 का गुणज तो है ही, साथ साथ 15 से छोटा है, यहां हम लोग लिख देंगे। और जो x है हम लोग का वो छोटा है 15 से, ठीक। जितने इसके प्रॉपर्टी थी, गुण थे, वो हमने लिख दिए, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 2, 4, 8, 16, 32 दिया गया है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि 2 की पावर लगाया गया है, 2 की घात 1 रहेगा तो 2 आएगा, 2 की घात 2 रहेगा तो 4 आएगा, है ना। जैसे अगर 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, इस तरीके से है, हल करने पर ये मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे x इस प्रकार से है कि x इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n। n क्यों लिखेंगे, यहाँ घात चेंज होती रहेगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक, 2 की पावर n। और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, ठीक। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और क्या इससे जानकारी देना है हमें, और जो स्मॉल n है वो क्या है, वो बराबर है या फिर छोटा है किससे, 5 से, किससे, 5 से। जो n है वो छोटा है और 5 के बराबर है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, और फिर जब 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा n के प्लेस, 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, और 5 रखेंगे तो 32 मिलेगा। उससे ज्यादा हमें रखना नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से हम लोग गुण विधि में लिखते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये भी लगभग वैसे ही है, यहाँ 5 की घात 1 करेंगे 5 आएगा, 5 की घात 2 करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, 5 की घात 3 करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 125, और 4 करेंगे तो 625। तो यहाँ पर भी हमें वही लिखना है, तो लिखेंगे x इस प्रकार से है कि x 5 की पावर n। n क्या है हम लोग का, नेचुरल नंबर है, ठीक, प्राकृतिक संख्या है। और n इक्वल है और छोटा है किससे, 1, 2, 3, 4, ठीक। अर्थात यहाँ 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 25, 3 पे 125 और 4 पे 625, 4 तक ही रखना है, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगाया यहाँ पे। फिर दिया गया 2, 4, 6 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, यहाँ हम लोग लिख देंगे सिंपली x एक प्राकृतिक संख्या है, बस इतना है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक, हो गया, एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरे प्रश्न की बात करें, अगले वाले, यहाँ ये 1, फिर 4, फिर 9, तो इससे क्या हमें जानकारी मिल पा रही है, देखिए 1 आया, फिर यहाँ 4 आया, तो इसका मतलब यहाँ अगर हम देखें 1 की घात 1, फिर 2 की घात 2, है ना, फिर 3 की घात 3, नहीं ये नहीं बन रहा है, सबके घात क्या लगाना है हम लोग को, 2 ही लगाना है। देखो 1 की घात 2 रहेगा तो 2 आएगा, 1 ही आएगा, 2 की घात 2 रहेगा तो 4 आएगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि 3 की घात 2 रखेंगे तो 9 आएगा। तो हमने देखा प्राकृतिक संख्याओं की घात 2 लगी हुई है, डॉट डॉट ऐसे करते जाएंगे तो 10 की घात कितना आएगा, 2। तो घात में तो हमें 2 ही मिल रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि x इस प्रकार है, x इस प्रकार से है कि x क्या है, n क्या बन जाएगा, हम लोग की प्राकृतिक संख्या बन जाएगा, और उसकी घात कितना है, 2। यहाँ लिख देंगे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और क्या जानकारी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि n जो है
वो छोटा है और बराबर है किसके, 10 के। ठीक, यहां तक इसका मान रहेगा 10 तक, उसके आगे नहीं, क्योंकि 100 तक ही जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक, सूचीबद्ध करने का मतलब ये है कि हमें गुण विधि में दिया गया है, रोस्टर विधि में लिखना है। तो कहा है ए बराबर, अर्थात एक समुच्चय है ए इस प्रकार से है कि एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या तो क्या होती है, 1 3 5 7 9 और ऐसे ही डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे। ये बन गया हम लोग का रोस्टर रूप में। फिर कहा गया है x इस प्रकार से है, एक पूर्णांक है और पूर्णांक के साथ साथ ये भी कहा गया है कि -1/2 से बड़ा है x और 9/2 से छोटा है। तो अगर ऐसे नहीं क्लियर कर पा रहे तो इसको पहले लिख लो कि -1/2 को क्या लिख सकते, 0.5 माइनस का, इसको क्या लिख सकते हो 4.5। अब x क्या है, इस तरीके दिया गया कि x बड़ा है 0.5 से। अब 0.5 से क्या होगा, बड़ा, बड़े की बात हो रही है तो 0 होगा, उससे बड़ा क्या होगा 0। और बड़े में देखेंगे तो 1 2 3 4। ठीक, अब 5 के लिए, क्योंकि 4.5 से छोटा लेना था और उसके साथ साथ एक पूर्णांक लेना था। तो हम लोग पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक का मतलब ये है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसा कि आप लोगों को पीछे पता है पूर्णांक के बारे में, तो 0 1 2 3 4 इसके बीच में आया तो उसको लिख लीजिए। अगला आता है एक पूर्णांक है, सी नंबर में कहा गया है, ये बी था हम लोग का। इसको देखते हैं, एक पूर्णांक है एक्स स्क्वायर और दिया क्या है, ये देख लो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स 4। अगर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते तो यहाँ x बराबर मिल जाएगा √4 और इसका रूट निकलेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, +-2। ठीक, +-2 मिल गया। अब +-2 का मतलब क्या है कि माइनस का भी दो और प्लस का भी दो, और उसके बीच में जितनी संख्याएं हैं वो सभी याद रखेंगे। यहाँ था कि x बराबर है इसके और उससे छोटा भी है। तो चलो देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि एक बार अगर हम प्लस देते हैं तो x प्लस का 2 हो गया और x माइनस। अब देखो इसका मतलब क्या है कि x जो है -2 के बराबर है और उससे बड़ा भी है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग -2 -1 और उसके बीच में क्या है 0 1 2 इस तरीके से। ठीक, तो इतनी सारी वैल्यू यहाँ पे मिलेंगे हम लोग को। नंबर में कहा गया लॉग शब्द का एक अच्छा है, जैसा कि हमने पीछे बताया, इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे। डी नंबर है हम लोग का लॉग, एक बार L O Y A। ठीक, L को दोबारा नहीं लिखना है, एक बार लिख चुके हैं। अब कहा गया ई नंबर में dx इस प्रकार से है कि x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब 31 दिन किसमें नहीं होते हैं, या आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो चलो बताते हैं। देखो, जैसे हम लोग इसको अपने फिंगर पे यहाँ पे हाथ पे गिनेंगे कि जो ऊपर आएगा, जो ऊपर आता है उसमें 31 दिन होते हैं और जो नीचे आता है उसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो कहा गया वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं है। यहाँ से स्टार्ट जनवरी, फिर फरवरी नीचे आया, इसमें 21 दिन नहीं होते हैं। फरवरी, फिर मार्च ऊपर आया, इसमें 21 दिन है, इसमें नहीं है। मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई ऊपर आएगा। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक, मई ऊपर आया, इसमें होंगे, और फिर मई बाद क्या आएगा जून। ठीक, जून आ गया। अब जब जून आएगा तो उसके बाद जुलाई इस पे आएगा, ध्यान से करना है। चलो फिर से बताते हैं, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल लिख दिए नीचे आया था, मई नहीं लिखना ऊपर आया है, फिर जून लिख लिए, फिर जुलाई ऊपर आया, फिर इस पे जाओगे, फिर अगस्त आएगा, ये भी ऊपर आएगा, सितंबर नीचे आएगा, फिर अक्टूबर नहीं लिखना है और फिर लिखना है हम लोग को नवंबर। ठीक,
तो इस तरह से हमने देखा जो नीचे आ रहा है उसमें 31 दिन नहीं होते, जो ऊपर आता है उसमें 31 दिन होते हैं। तो हमने लिख लिया कि 31 दिन नहीं होते उन महीनों का नाम, हो गया। अगला आता है यफ समुच्चय जो दिया गया यक्स इस प्रकार से है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, ठीक, स्वर नहीं है, व्यंजन, इस बात को याद देना, याद रखना क्या है, एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले जितने व्यंजन आते हैं उनको लिख लेना है। ए तो अपना स्वर हो जाएगा, ए, फिर बी लिख लो, सी लिख लो, डी, ई लिखना नहीं है, स्वर हो जाएगा, ई नहीं लिखना है, एफ, जी, एच, आई नहीं लिखना है, जे, बस, क्यों, क्योंकि ए से पहले। ए अपना क्या है, स्वर, व्यंजन लिखना है हम लोग को, इसलिए ए को नहीं लिखे, बी, सी, डी, ई और एफ, जी, एच, आई नहीं लिखे, फिर क्या लिख लिए, जे, के से पहले, के से पहले लिखने आ रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा गया है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए, इधर बाईं तरफ में रोस्टर रूप में दिया गया है, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्ण समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, अर्थात इनको मिलाना है। चलो देखते हैं, पहला 1 2 3 6। तो ये क्या है कि इसमें क्या है, एक आभास संख्या है और 6 की भाजक है। यहाँ देखो क्या आभास संख्या है, सभी नहीं, 6 यहाँ पे आभास संख्या नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा देखते हैं, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो क्या 6 विषम है, नहीं, इसका दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देखो ये प्राकृत संख्याएं भी और 6 की भाजक भी है, जिसका मतलब पहला किसका हो जाएगा, सी का। अगला आता है 2 और 3। तो 2 और 3 अभी हमने देखा था कि 2 और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। तो ये हो जाएगा करेक्ट, इसको मिला लेंगे, इसको हम सभी लोग जानते हैं, डी होगा। और 1 3 5 7 9 क्या है, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो इसको भी मैच करा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए। अब आगे अगले लेक्चर्स में हम लोग और नियमों को पढ़ेंगे और फिर अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए अपने बुक के सहायता से, अन्य जो बुक हैं उनको भी हल करिए और लगाने का प्रयास करते रहिए। जो प्रश्न नहीं आते हैं आप उनको पूछते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।